Welcome back, guys, to Backbenchers. I hope that you are having your studies well, and this is the third part of the chapter power sharing, and we have covered almost all the topics. There were some remaining topics. In the last video, we have studied about the accommodation in Belgium, accommodation policy in Belgium, and the rules that we have studied under the majoritarianism in Sri Lanka, that all the laws were applied on the 18% Tamils, and we have studied that part very well. And if you hadn't subscribed us, so please subscribe and share the video. And if you are new to this channel and this is your first video, then and if you want to learn more, then please check out the previous videos, and yeah, stay tuned for the upcoming videos too. So this is the third part, and I have to give you a bit of information that we will solve some NCERT questions in the next video, so don't miss that one too. Yeah, now, why is power sharing desirable? This is our next topic. पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, मतलब हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, लोगों की इसकी इच्छा क्यों है. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है कि पावर शेयरिंग, जो सत्ता की साझेदारी, सत्ता का बंटवारा, ये ज़रूरी क्यों है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सत्ता को बांटा क्यों गया. तो आइए इसको जानते हैं कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या दो सब पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के अंदर. तो पहला पॉइंट है, दैट इज़ पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी, ये अच्छी है. क्यों है? क्योंकि ये मतभेदों को घटाती है. जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो सामाजिक यहाँ पे सामाजिक तौर से जो ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप्स बटे हुए हैं, जो कम्युनिटीज़ बटी हुई हैं, उनमें मतभेद को कम करता है. कौन? पावर शेयरिंग. सत्ता को बांट देने पर मतभेद कम होता है. क्योंकि जैसे हमने देखा कि अकोमोडेशन इन बेल्जियम, वहाँ पे जो अकोमोडेशन पॉलिसी थी, वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से 59% जो डच थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में 50-50 मान गए. सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 50 मेंबर्स जो डच के होने चाहिए, तो 50 मेंबर्स फ्रेंच के होने चाहिए. उनकी पूरी क्या कहते हैं हम लोग, हाँ, मेजॉरिटी, उनकी मेजॉरिटी थी पूरी, फिर भी उन्होंने वहाँ पे 50-50 वाली जो बात थी उसको माना. तो जब वहाँ पे जो फ्रेंच थे, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जब उनको लगा कि नहीं, हमें यहाँ हक मिल रहा है, तभी वो ब्रुसेल्स में स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई. तो स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में वहाँ पे भी 50-50 वाला हुआ. अब हम सबको पता था कि ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकर्स थे. उन्होंने वहाँ पर मान लिया कि ठीक है, अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में 50% मतलब 50% मेंबर्स का हमको अधिकार मिल रहा है, तो ठीक है, हम ब्रुसेल्स में 50% 50-50 वाला लॉ यहाँ पर भी मान लेते हैं. वहाँ पे वो 59 थे डच, सेंट्रल में 59% टोटल था, तो उन्होंने 50 माना, और यहाँ पे ये 80% थे, तो इन्होंने माना. तो ये हमको देखने को मिला कि जब एक जगह लोग झुके, एक जगह जब मेजॉरिटी झुकी, तो दूसरी जगह भी झुकेगी कि ठीक है, तुम वहाँ मान रहे हो तो हम यहाँ मान लेते हैं. तो उसी तरीके से जब वहाँ पे सत्ता को बांटा गया, तो एकता बढ़ी. तो वही हम देखते हैं कि किस तरीके से सत्ता को बांटने पर लोगों में मतभेद कम होते हैं. वो लोग भले ही किसी ग्रुप के हों, यहाँ पे सोशल ग्रुप्स मेनली कहा गया है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो समाज कई वर्गों में बटा है, और उससे ऊपर उठ कर लोग जब एक दूसरे को समान अधिकार देंगे, तो मतभेद का कारण ही कुछ सामने नहीं आएगा. तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है. तो पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है. And the second reason is that a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. अब इसका दूसरा रीज़न ये है कि
डेमोक्रेटिक रूल मतलब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो उन लोगों में बांटी जाती है जो उनसे प्रभावित हैं। जो लोग उनसे प्रभावित हैं उन लोगों में बांटी जाती है, और जो इसको मानते हैं उन लोगों के पास भी अपना स्वयं का अधिकार होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे आपको हक दे दिया जाए कि आपको चूज़ करना है अपने पर्टिकुलर एरिया के एक सभासद को या अपने गांव के ही ग्राम प्रधान को चुनना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप कंसल्टेशन करेंगे अपने जान पहचान से, अपने बड़ों से, अपने छोटों से कि किसको चुना जाए जो हमारे सबके लिए हित का काम करे, हम सबके लिए अच्छा काम करे, हमारे गांव के लिए अच्छा काम करे, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं पर्टिकुलर उस एरिया के लिए अच्छा काम करे। तो इस वजह से आपको एक हक दिया गया, आपको एक हक मिला। उसी तरीके से हम लोग गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं तो हम भी वो जो गवर्नमेंट हमें गवर्न करती है जिस तरीके से, हम उससे प्रभावित हैं। हम जो कुछ भी करते हैं हम उससे प्रभावित होकर करते हैं, और जो उसको पारित करता है, जो नियम लाता है, जो नियम लागू करता है, वो भी उससे प्रभावित हैं। तो इस वजह से ये दो ज़रूरी चीज़ें हैं कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है या क्या है। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। सेकंड से हमें समझ में आता है, सेकंड मोरालिटी दिखाता है, क्योंकि सेकंड में हम एक मॉरल रीज़न जान रहे हैं कि पावर शेयरिंग से एकता बढ़ती है। पावर शेयरिंग होता है तभी होता है जब जब एक को हिस्सा एक का अधिकार हो और वो उस अधिकार को सबके हित के लिए इस्तेमाल करे। हम गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं तो हम उसके रूल्स रेगुलेशन से प्रभावित हैं। उसी तरीके से जो पहला रीज़न है वो प्रूडेंशियल है। प्रूडेंशियल मतलब जो लाभ का हो, जिसमें रिस्क कम हो। प्रूडेंशियल का मतलब ये होता है कि कम रिस्क वाली चीज़ें। तो कॉन्फ्लिक्ट में रिस्क ज़्यादा होता है। अभी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल देखा श्रीलंका में, जहाँ पे जब मतभेद बढ़ा, जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, तो वहाँ पे लोगों ने पब्लिक रिबेल एक क्रिएट कर लिया था, जहाँ पे उन्होंने एक अलग देश की मांग की। तो वो चीज़ हमें देखने को मिली, लेकिन वहीं पे अगर उन लोगों को बराबर हिस्सा दिया जाता तो वहाँ पे इस चीज़ की, सिविल वॉर की कभी नौबत नहीं आती। तो इससे हम समझ सकते हैं। और दूसरा वाला जो रीज़न है वो एक तरीके से मोरालिटी दिखाता है कि हम अंडर में रहते हैं तो हमें प्रॉपर अधिकार है क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए ख़राब है, उसको चुनने का। The prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes, whereas the moral reason emphasize the act of power sharing as valuable. जो prudential reason है, जो कम रिस्क वाला जो पहला है, इसमें ये है कि पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी हमें एक अच्छा परिणाम ले आकर दे सकती है, जिसमें लड़ाई झगड़े ना होते हैं, जिसमें मतभेद नहीं होता है, जिसमें एकता होती है। और दूसरा जो दूसरा रीज़न है वो किस चीज़ पर जोर देता है कि पावर शेयरिंग बहुत ही मूल्यवान है, पावर शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हमें पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, इसकी ज़रूरत क्यों है, वो देखने को मिला। अब वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने 2 केसेस स्टडीज़ किए, 2 केसेस को हमने पढ़ा, 2 केसेस को स्टडी किया कि क्या क्या हुआ। तो आइए पढ़ते हैं कि हमको इन दोनों कंट्रीज़ की केसेस को पढ़ने के बाद क्या सीखने को मिलता है। बोथ कंट्रीज़ आर डेमोक्रेसीज बट दे डील डिफरेंटली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री थी और बेल्जियम भी डेमोक्रेटिक कंट्री थी, लेकिन उन्होंने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से हैंडल किया। दोनों ही केसेस में हमें अलग ही चीज़ें देखने को मिली। वो क्या थी? इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। बेल्जियम में हमें क्या देखने को मिला कि बेल्जियम में रहने वाले जो लीडर्स थे, वो लीडर्स चाहे मेजॉरिटी के हों चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप के हों, क्योंकि वहाँ पे 2 थे, फ्रेंच और डच स्पीकर्स। तो और एक और कम्युनिटी थी
वो जर्मन स्पीकर जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। तो इन तीनों के जो लीडर्स थे उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी, उनको ये चीज़ पता चल गई थी कि जो एकता है वो किस में है, जब हम एक दूसरे को बराबर अधिकार दें, जब हम एक दूसरे की भावनाओं, एक दूसरे के रिलीजन्स, एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे की मतलब जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, हम उसकी रिस्पेक्ट करें, हम उसको समझें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करें, तभी एक शांति व्यवस्था बहाल हो सकती है किसी भी कंट्री में। जब हम उनको अपने बराबर का हक देंगे, भले ही वो कम अमाउंट में, भले ही क्यों माइनॉरिटी में ही क्यों ना रहें वो, लेकिन अगर हम उनको उनकी फीलिंग्स की कदर करें, उनके ट्रेडिशन कल्चर की रिस्पेक्ट करें, तो जब इस तरीके ये करने से उनको भी ये फील होगा कि नहीं, हमें बराबर का अधिकार मिल रहा है, और जो दे रहा है उसको उसका अधिकार पहले से ही है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्या जो मतभेद का कारण होगा वो घट जाएगा, वो तो होगा ही नहीं। तो बेल्जियम में यही हुआ। दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। अब इस तरीके से क्या हुआ कि जब वो इन चीज़ों को वहाँ के लीडर्स समझ गए अच्छे तरीके से, तो वो जान गए कि नहीं, जो तरीका शांति बहाल करने के लिए सबसे सही है वो यही है कि हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, एक दूसरे के रिलीजन, एक दूसरे की कम्युनिटी, एक दूसरे के रहने की जगह, इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करें। तब ही हम एक बेटर फॉर्म ऑफ कंट्री बना सकते हैं, एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चला सकते हैं कंट्री में, और शांति बहाल कर सकते हैं। Sri Lanka shows that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. अब श्रीलंका का एग्जाम्पल श्रीलंका का जो एग्जाम्पल है वो क्या प्रूव करता है, वो ये कि अगर देश में रह रही है एक मेजॉरिटी कम्युनिटी, एक जो बहुमत वाली कम्युनिटी है, जो ज़्यादा अमाउंट में जिनके लोग हैं, वो अगर चाहे तो वो अपनी डोमिनेंसी माइनॉरिटी पे जता सकती है, और जो उस कंट्री की एकता को ख़त्म कर सकती है, उस कंट्री की एकता को कमज़ोर बना सकती है। श्रीलंका में यही हुआ। एकता का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ऐसा एकता वहाँ की टूटी कि गृह युद्ध हो गया, और मतलब दोनों ही कम्युनिटीज़ के काफ़ी लोग मारे गए थे। बहुत ये तो मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया कि क्या क्या लॉस हुआ था वहाँ पर, किस किस तरीके से लोगों को फोर्स करके रिफ्यूजीज़ बना के कंट्री से निकाल दिया गया था। बहुत चीज़ें फेस करने को उनको मिली थी। तो ये पता चला कि किस तरीके से उन्होंने अपनी एकता को ख़त्म कर दिया एक तरीके से। तो ये दो केस स्टडीज़ हमें बताते हैं किस तरीके से एक कंट्री अगर चाहे अपनी डोमिनेंसी जताना तो जता सकती है अच्छे तरीके से। Now we have to cover the next topic, that is forms of power sharing. Most of you must think that sharing power equals to dividing power equals to weakening of country. बहुत लोगों का ये कहना है, ये मानना है, ये सोचना है कि पावर को शेयर करना मतलब अगर पावर शेयर होती है तो पावर को शेयर करना मतलब कि पावर में डिवीज़न होगा। पावर में डिवीज़न हुआ तो मतलब कि पावर घटेगी और जो कंट्री है वो कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जितनी हम सत्ता को बांटेंगे उतनी सत्ता हमारी मजबूत होती जाएगी। अ सिमिलर थिंग वॉज बिलीव्ड इन द पास्ट। पहले भी ऐसी चीज़ों को माना जाता था, और जिस वजह से अरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको देखने को मिलती थी कि पहले जो सारा मतलब सत्ता का जो भी पूरी सत्ता होती थी वो किसी एक पर्सन के हाथ में होती थी, एंड दैट इज़ द किंग, एंड वी नो वेरी वेल अबाउट दैट। सो it was assumed that all the power of a government must reside in one person or a group of person located at one place. पहले का ये मानना था कि जो भी सत्ता है, जो भी पावर है, जो भी हक है, वो किसी एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में होनी चाहिए, और उस तरीके से वही देश चलाए या वही अपने राज्य को चलाए, तो वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी। ये पहले लोगों का मानना होता था। Otherwise it would be very difficult to make quick decision and to enforce them. नहीं तो बहुत ही कठिनाई होती थी, ऐसा लोगों का पहले मानना था। ये आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस दैट आई एम अग्री विद दिस स्टेटमेंट, नो,
ये पहले लोगों का नोशन था, ये बिलीफ था लोगों का, दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। पहले लोगों का ये मानना था कि जो सत्ता है वो किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में होनी चाहिए, वो चला सकता है, नहीं तो जो डिसीज़न, जो क्विक डिसीजन, जो जल्दबाजी में डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उसके लिए उनको फोर्स करना कठिन होता है। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन यही नोशन, यही बिलीफ, यही मान्यताएं डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को फॉर्म करने के बाद से ये मान्यताएं टूटना शुरू हो गई। In a democracy, people rule themselves through institution of self-government. Everyone has voice in the shaping of public policies. Therefore, in a democratic country, political power should be distributed among citizens. अब डेमोक्रेटिक कंट्री में हमको क्या देखने को मिला कि जो वहाँ की जनता है उसके पास सारा हक है, वो चाहे तो अपने लिए सही गलत का डिसीज़न ले सकती है, और ये उसी के ऊपर है, और क्योंकि वो उसके पास हक होता है गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट में रह रहे या गवर्नमेंट को चला रहे ऑफिशियल्स को चुनने का। तो एक तरीके से वो सेल्फ गवर्न कंट्री हो जाती है, क्योंकि हक किसके पास है? जनता के पास है। तो ये हमें जब यहाँ देखने को ये चीज़ मिली कि नहीं, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हक जनता के पास है। जनता चाहे तो अपने लिए उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकती है जो उनकी नज़र में उनके लिए अच्छा कर सकता है। तो ये जो नोशन थी, ये जो बिलीफ थी, ये जो मान्यता थी, ये टूटी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने के बाद। Now next is in power sharing can take many forms. Yeah, forms of power sharing. This is our next topic. So in this topic we have to study that power sharing has been divided in many parts. Vertical, we will see that power sharing has been divided in vertical form, horizontal form, and there are some few points too. So let's study about that. Power is shared among different organs of government such as legislature, executive and judiciary. अब पावर को किस किस फॉर्म में कैसे कैसे बांटा गया है, अब ये देखते हैं। पावर को हम जब हॉरिजेंटल डिवीज़न पे बांटते हैं, मतलब हॉरिजेंटल मतलब कि एक लेवल में, लेवल इन द सेंस आप समझ रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये तो ये जो 1, 2, 3 मतलब ऊपर की ओर जाना, ये आपने वर्टिकल सोचा, मैंने हॉरिजेंटल बताया। हॉरिजेंटल मतलब लेवल 1 तो वही वैल्यू, उसी एक ही बराबर वैल्यू पे 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। या पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक ही लेवल पे पावर को 3 भाग में बांटा गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स वगैरह ये आते हैं। एग्जीक्यूटिव, जिसको हम एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं, आईएएस, आईपीएस, ये लोग आते हैं जो कि एग्जीक्यूट करते हैं किसको? लेजिस्लेटिव के थ्रू बनाए हुए पार्ट्स को। अब लेजिस्लेटिव कौन है? लेजिस्लेटिव वही पॉलिटिशियंस होते हैं। आई विल टेल यू दैट लेजिस्लेटिव्स आर दोज पॉलिटिशियंस हु मेक लॉज, वही लॉ पारित कराते हैं। और एग्जीक्यूटिव, आईएएस, आईपीएस, ये लोग एंड पुलिस, दीज आर कंसीडर्ड अंडर एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि ये उनके द्वारा बनाए हुए लॉ को एग्जीक्यूट कराते हैं, उनको लोगों को जानकारी पहुंचाते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे लॉज हैं, हमें इनके अंडर चलना है, ये चीज़ें हैं, हमें ये चीज़ मान के चलनी है। तो एग्जीक्यूटिव्स का काम ये होता है। एंड जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनका काम हमें पता है, इनका काम मैनेज कराना होता है, उन लोगों को मैनेज कराना जो कि लॉ के अगेंस्ट जाते हैं, द पीपल हु अबाइड लॉज। तो ये सब चीज़ें आती हैं। दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। इसको हम हॉरिजेंटल पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही सेम लेवल पे जो पावर है वो बटी हुई है, और इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस की जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, वो डिफरेंट फॉर्म्स में पावर को शेयर करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, लॉज को बनाने में, उनको फॉर्मुलेट कराने में वगैरह।
Such separations ensures that none of the organ can exercise unlimited power. इनमें भी पावर जो है वो इक्वल अमाउंट में बटी हुई है और ये तीनों एक ही लेवल पे एक साथ रन करते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई एक गवर्नमेंट अपने में मतलब कोई एक पार्ट अपने में इंडिपेंडेंट है, वो अनलिमिटेड पावर को एग्जीक्यूट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना जितना पावर बटा हुआ है वो उससे ज़्यादा उठकर नहीं देख सकते। हाँ, वो एक दूसरे के काम पर नज़र ज़रूर रख सकते हैं। दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। बताया मैंने, पहला मतलब हर एक ऑर्गन जो है, sorry I had used the word organizations, this was the wrong statement, yeah, organs of the government, ये organs of the government हैं और ये organs of the government एक दूसरे पर नज़र रखते हैं क्यों? ताकि कोई अनलिमिटेड पावर को यूज़ ना कर सके, मतलब जितनी पावर जिसके पास है वो उससे ज़्यादा उठकर इस्तेमाल ना कर सके। और हाँ, नज़र रखने की ये भी वजह है कि जो पावर दी गई है वो उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब इसको चेक्स एंड बैलेंसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑर्गन्स एक दूसरे पर नज़र रखते हैं और उनके काम को इस तरीके से बैलेंस कराते हैं, तो इससे हम चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं और ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन में ही होता है। नाउ पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब ये गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल्स पे भी पावर को बांटा गया है। A general government for the entire country and government at the provincial or regional level, which is called federal government. अब इसको हम समझ सकते हैं वर्टिकली हमारा जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। दैट इज़, पहला एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंडर आता है स्टेट गवर्नमेंट एंड देन आफ्टर वी कैन सी दैट लोकल गवर्नमेंट। अब ये तीनों गवर्नमेंट जो हैं इनके भी पावर बटे हुए हैं, सेंट्रल के अलग, स्टेट के अलग और लोकल के अलग। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो थोड़ा थोड़ा करके अपने पार्ट्स को जो है वो लोकल गवर्नमेंट को देता है। इन तीनों के पार बटे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको वो देखते हैं। अब उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्या क्या आते हैं वो हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इंफॉर्मेशन बेसिस पे आप जान लीजिए, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं स्टेट के और कुछ होते हैं लोकल के, क्योंकि एक गवर्नमेंट में मतलब कुछ ही ऑफिशियल्स हर एक मैटर को नहीं देख सकते। इस वजह से पावर को वर्टिकल लेवल पे भी बांटा गया है ताकि जो ज़मीनी स्तर पे रह रहे लोग होते हैं वो उनकी भी सुनी जाए और जो हाई लेवल पे रह रहे लोग हैं उनकी भी सुनी जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब फॉर एग्ज़ाम्पल गांव में हो रही चीज़ों को देखने के लिए लोग किसके पास जाएंगे? लोकल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। और पर्टिकुलर स्टेट्स की जब इशू हो जाती है, 2 स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास मैटर जाता है, और इससे बड़ा कुछ होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इस तरीके से इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स में भी, क्योंकि देश में जो बताया मैंने समाज वर्गों में बटा हुआ है और ऐसे भी कम्युनिटीज़ में भी लोग रहते हैं, तो इस वजह से पावर को जो है वो उसको सोशल ग्रुप्स में भी बांटा गया है। अब इसको देख सकते हैं हम, इसका बेस्ट एग्जांपल बेल्जियम में वहाँ पे एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई है। 3rd फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ा इसको पिछले वीडियो में कि वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट के कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, उसके कुछ सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर जो थे वो अपॉइंटेड थे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देखना है। फॉर एग्जांपल अगर लिंग्विस्टिक चीज़ें हुई, कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड इशू हुआ, तो वो उसको देखने वाला कौन था? कम्युनिटी गवर्नमेंट था। तो उसी तरीके से वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से पावर को कम्युनिटी गवर्नमेंट में भी शेयर किया गया है। तो बेल्जियम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल अंडर कम्युनिटी गवर्नमेंट or power sharing under community government. And the last one is power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. अब power sharing political parties के levels पे भी होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो देखते हैं। When 2 or more parties form an alliance to contest election and if
elected, they form a coalition government and thus share. अब पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स, ये लोग ये जो होते हैं, इनके अंडर में किस तरीके से होता है. फॉर एग्जांपल, अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ है और दोनों हुआ ये कि एक को बहुमत से थोड़ा ज़्यादा वोट मिला और एक को कम मिला, लेकिन फिर भी उनको अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ और वोट्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साझेदारी कर ली. वो जो दो पार्टीज़ थी, उन्होंने साझेदारी कर ली और अपने वोट्स को इकट्ठा कर लिया, एक में कर लिया. उन्होंने हाथ मिला के एक कोलिशन गवर्नमेंट बना लिया. तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो पार एक पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में जाने वाली थी, वो दो डिफरेंट पार्टीज़ के हाथ में गई और वो दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल, अगर उन कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के बाद से जो पार्टी बहुमत से थी, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा वोट्स थे, अगर वो सीएम अपने पार्टी का डालती है, तो जिस गवर्नमेंट के साथ उसने अपना कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किया है, वो उसके डेप्यूटी मतलब वो उसके किसी एक मेंबर को डेप्यूटी सीएम बना देगी. ये एग्जांपल होता है कोलिशन गवर्नमेंट का. अब इसमें हमने देखा कि अगर उसने जो पार्टी जिसका ज़्यादा वोट्स थे, उसने अपने मेंबर को सीएम बनाया, तो जिसके कम वोट्स थे उसके मेंबर को डेप्यूटी सीएम बनाया. तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से पावर को दोनों ही पार्टीज़ ने बांट कर इक्वली वो फिर गवर्नमेंट चलाती है. तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है पावर शेयरिंग के अंडर में, किस तरीके से पावर को बांटा गया है. एंड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दिस इज़ द टू images which shows that how power is shared. First one is the horizontal distribution. Here you can see, let me take the, sorry for the inconvenience. Here you can see the horizontal distribution of power. या इंडियन गवर्नमेंट को 3 पार्ट में एक ही लेवल पे बांटा गया. पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी. लेजिस्लेटिव वाले पार्ट में मैंने बताया सब पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो आते हैं. एग्जीक्यूटिव्स वाले में आईएएस, आईपीएस वगैरह आते हैं. और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बता दिया मैंने. अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में सेंट्रल गवर्नमेंट आती है पहले सबसे ऊंचे पे, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर उसके नीचे म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, या इसी को हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं. सो आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी. अब इसमें हम देखेंगे कि क्या बेसिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के, या एक कंट्री विच इज़ अंडर अ डेमोक्रेसी. सो इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर्स फ्रीक्वेंटली. इंस्टेबिलिटी मतलब होता है अस्थिरता. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्थिरता नहीं होती, क्योंकि बेसिक तो 5 साल का ही होता है. बहुत सारे कंट्रीज़ में अलग है कि कहीं कहीं 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ में 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं. तो 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे तो पिछले जो लीडर्स होते हैं वो बदल के नए लीडर, मतलब पिछले लीडर्स की पोस्ट खाली होती है, वहाँ पे नए लोग भरते हैं. तो नए पॉलिटिशियंस आते हैं, नए लोग आते हैं, नए थिंकिंग के साथ होते हैं, उनके नए कुछ अलग ही थॉट होते हैं, अलग ही इनोवेशन होती है उनकी. तो यहाँ पे क्या होता है कि इंस्टेबिलिटी, एक अस्थिरता हो जाती है, क्योंकि कुछ जो पिछले लीडर्स होते हैं उनके कुछ काम करने का तरीका अलग होता है और जो नए आते हैं उनके अलग होता है. तो एक तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्थिरता होती है डेमोक्रेसी में. एंड आफ्टर दैट डेमोक्रेसी इज़ अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी. अब ये बेसिक डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि लोगों का मानना है, और ये सच भी है, कि डेमोक्रेसी में लोग सिर्फ पावर प्ले के लिए जाते हैं. पावर प्ले इन द सेंस कि लोगों को, या जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास जब पावर आ जाती है, जब उनके पास हक हो जाता है, उनके पास शक्ति होती है, तो वो उसका नॉर्मली गलत उपयोग करने या उसका धौंस जमाने उसके लिए जाते हैं. वो उनके लिए लोगों की भावनाओं का सम्मान करना और लोगों के हित में काम करना, इससे उनका कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं रहता है. उनको सिर्फ पावर प्ले, उनको सिर्फ
दूसरों पे धौंस जमानी होती है अपनी शक्ति के बल पे। तो ये माना जाता है कि माना जाता क्या है, कहीं कहीं तो है भी, भ्रष्टाचार का जो मेन कारण होता है वो यही होता है कि वहाँ पर पॉलिटिशियंस के पास जो उनका बेसिक राइट्स होते हैं लोगों के हित के लिए काम करने के लिए, वो उसका गलत उपयोग करते हैं। तो इस वजह से मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं बच जाती वहाँ पे। एंड द लास्ट वन इज, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर सॉल्विंग एनी इशू विच लीड्स टू डिले। अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक डिसएडवांटेज है कि उनको मतलब वहाँ पे कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी पर्टिकुलर इशू, कोई भी टॉपिक, कोई भी मैटर, उसमें जब तक उन डिफरेंट मिनिस्टर्स या डिफरेंट लोगों से कंसल्ट नहीं करते हैं तब तक वो कोई भी डिसीज़न नहीं लेते हैं। तो इस वजह से मतलब डिसीज़न लेने में डिले होता है, थोड़ा देरी होती है, और ये भी एक मेजर और बेसिक डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी का। Now we will study about the advantages of democracy. That is, democratic government is a more accountable form of government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एंड समवन हु इज आंसरेबल टू पब्लिक, जनरल पब्लिक। उत्तरदायी इन द सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और वो जो करती है वो उसके लिए लोगों को आंसरेबल भी है। वो उसके लिए उसको लोगों को लोगों के सामने जवाब देना भी पड़ेगा। वो जो भी कदम उठाती है, भले वो उनके हक के लिए, उनके हित के लिए हो, या वो दोनों ही सेंस में यूज़ कर सकती है अपनी पावर को। भले उनके हित के लिए हो या अहित के लिए, वो दोनों ही फॉर्म में आंसरेबल होगी जनरल पब्लिक को। डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी जो होती है वो लोगों की डिग्निटी, उनके रिस्पेक्ट को और ब्यूटिफाई करती है, इन्हांस करती है, बढ़ाती है, क्योंकि इसके अंडर जो बेसिक सर्टेन लॉज हैं वो पर्टिकुलरली जनरल पब्लिक को भी दी हुई है, क्योंकि जनरल पब्लिक के पास भी उनका बेसिक ह्यूमन राइट्स होता है, और उसमें उन बेसिक ह्यूमन राइट्स में भी है कि लोगों की डिग्निटी, उनके रिस्पेक्ट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, भले ही डिसीज़न उनके विपरीत ही क्यों ना हो, डिसीज़न इन द सेंस की कंडीशन वहाँ की विपरीत ही क्यों ना हो, लेकिन उनके डिग्निटी, उनके रिस्पेक्ट को किसी भी तरीके की हार्म नहीं पहुँचनी चाहिए, उनके साथ दुराचार या दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी कुछ सर्टेन लॉज बने हुए हैं, और कोई अगर इसके खिलाफ जाता है तो उसके लिए भी मतलब ये पनिशेबल ऑफेंस होता है, और उसके लिए भी पनिशमेंट निर्धारित होती है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो आर्ग्यूमेंट नंबर 3 था कि यहाँ पे डिले होता है क्योंकि वो कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है मिनिस्टर्स में या लोगों में, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनमें किसी भी पर्टिकुलर मैटर, कोई भी वाद हो, कुछ भी हो, उससे रिलेटेड उनमें बहुत पहले वो एक दूसरे से बहुत कंसल्ट करते हैं उस चीज़ को लेकर, तब एक पर्टिकुलर डिसीज़न वो पारित करते हैं या डिसीज़न लेते हैं। तो उसी का ये एक एडवांटेज ये है कि जब इंसान एक ही बात को मतलब बांटता है और उस पे 4 लोगों से 4 तरीके के विचार लेता है, तो उसका जो डिसीज़न होता है वो अनुभवों के आधार पे और अच्छा हो जाता है, क्योंकि जिन 4 लोगों से लिया है, क्या पता उनके अनुभव इस मैटर में, किसी पर्टिकुलर विवाद में अच्छे रह चुके हों, तो अनुभव के हिसाब से डिसीज़न मेकिंग अच्छी होती है ज़्यादा कंसल्ट करने पे। तो इस वजह से डेमोक्रेसी का ये एक एडवांटेज है कि जितना ज़्यादा वो एक दूसरे से कंसल्ट करेंगे उतनी अच्छी डिसीज़न होती है। इस वजह से उनकी डिसीज़न मेकिंग जो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इम्प्रूव कहलाती है। और डिफरेंसेस ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब वाद विवाद या मतभेद को वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वॉज द लास्ट टॉपिक, एंड don't forget that we are uploading a next video on solving the NCERT questions of this chapter. So please
don't miss that one video too, and stay tuned. Thanks for watching.